हाथों के ये जॉइंट और जो पैर के जो छोटे जॉइंट होते हैं एमटीपीज या एंकल जॉइंट या सबटालर जॉइंट्स, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट ज़्यादा करता है। लेकिन जो बड़े जॉइंट होते हैं जैसे एंकल, नीज, शोल्डर्स, ये भी अफेक्टेड हो सकते हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर लंग्स पे असर डालता है तो लंग्स को, ये फेफड़े को सिकुड़ाता है। इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ILD। कुछ दिन पहले मैं अपनी एक दोस्त के घर थी। वो किचन में चाय बनाने के लिए गई। उसकी बिटिया और मैं बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उसने किचन से अपने बेटे को डब्बे का ढक्कन खोलने के लिए आवाज़ दी। बेटे की उम्र करीब 7 साल रही होगी। मैं सोच में पड़ गई। तभी बिटिया ने मुझे देखकर कहा कि पता नहीं क्यों मम्मा ऐसे छोटे छोटे काम हमसे करवाती हैं। मेरी दोस्त ने कभी अपनी बीमारी को सीरियसली लिया ही नहीं। दरअसल उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लेकिन इस बीमारी के लक्षण शुरुआत में दिखाई न देने के कारण हम कभी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट ही नहीं करते, और जब तक हम स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के लिए पहुंचते हैं तब तक ये बीमारी अंदर ही अंदर हमारे शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा चुकी होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र वैष्णव, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, जयपुर। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे कि RA भी कहते हैं, ये क्या है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून पॉलीआर्थराइटिस है। इसका मतलब होता है क्रॉनिक मतलब जो लंबे चलने वाला, ऑटो इम्यून जो कि इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से होने वाला, और पॉलीआर्थराइटिस मतलब मल्टीपल जॉइंट्स में पेन और सूजन। तो अगर सिंपल भाषा में इसको बताया जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का गठिया या आर्थराइटिस है जिसमें कि शरीर के छोटे जोड़ों में सूजन और अकड़न होती है, और ये थोड़ी क्रॉनिक या लंबी चलने वाली परेशानी होती है। ये बताइए कि RA जो है ये किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में होता है या किसी भी उम्र में हो सकता है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो एज होती है वो 40 से लेके 50 या 55 तक की एज ग्रुप में, जो लेट एडल्टहुड है उस एज ग्रुप में होता है। और महिलाओं को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या RA होने की संभावना जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। जी सर, अब आप इसके लक्षणों के बारे में हमें विस्तार से बताइए। जैसा बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक पॉलीआर्थराइटिस है, मतलब कि मल्टीपल जॉइंट्स में ये पेन करता है। कौन कौन से जॉइंट होते हैं? मोस्ट कॉमनली जो हाथ के जो ये छोटे जॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, PIPs एंड MCPs, और रिस्ट। तो हाथों के ये जॉइंट और जो पैर के जो छोटे जॉइंट होते हैं MTPs या एंकल जॉइंट या सबटालर जॉइंट्स, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट ज़्यादा करता है। लेकिन जो बड़े जॉइंट होते हैं जैसे एंकल, नीज, शोल्डर्स, ये भी अफेक्टेड हो सकते हैं। वैसे जो सर्वाइकल है और जो बैक पेन है वो यूजुअली रूमेटॉइड में इन्वॉल्व नहीं होता है, ओके। लेकिन रेयरली जो सर्वाइकल का जो सबसे ऊपर वाला जो जॉइंट होता है जिसको हम एटलांटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं, जैसे अपनी ये गर्दन है और ये अपना स्कल है जिस पे ये घूमता है, तो ये जो सबसे टॉप मोस्ट जो C1 C2 वाला या जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट जो होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कई बार इन्वॉल्व हो जाता है। और बैक पेन भी रेयरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो जाता है। यूजुअली बैक पेन मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, लेकिन रेयरली कुछ जो छोटे जॉइंट्स होते हैं बैक में उसको हम बोलते हैं फैसेट जॉइंट्स, तो उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। क्या होता है बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जो अपने जॉइंट हैं उसके अंदर एक झिल्ली होती है, उसको हम बोलते हैं साइनोवियम, ओके। तो इस साइनोवियम का जब भी इन्फ्लामेशन होता है उसी को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ ये झिल्ली होगी, साइनोवियम जहाँ जहाँ होगा, उन सारे जॉइंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो जो छोटे और बड़े जो जॉइंट्स हैं हाथों और पैरों के, उसके अलावा जैसा मैंने बताया एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जो कमर के फैसेट जॉइंट्स हैं उसमें भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी साइनोवियम है। जो हमारा ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो ये जबड़ा जहाँ से चलता है, उस वाले जॉइंट्स में भी कई बार पेशेंट्स को पेन होता है। कई बार पेशेंट्स गले में खराश और उसकी भी शिकायत रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो अपना ध्वनि तंत्र है लैरिंग्स, उसके अंदर में कुछ छोटे छोटे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन या लॉन्ग रन में जब डैमेज हो जाता है इस जॉइंट का, तब भी ये खराश या आवाज़ में कुछ भारीपन या कुछ चेंजेस पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। जॉइंट पेन्स के अलावा जैसे लगातार हल्का हल्का बुखार रहना, थकावट रहना, कमजोरी महसूस करना, भूख नहीं लगना और वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स भी जो इन जनरल सारे इन्फ्लामेटरी डिजीजेज में होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हो सकते हैं। तो सर, क्या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स के अलावा भी किन्हीं अंगों को प्रभावित करता है?
बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है मैडम, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे नाम सजेस्ट करता है कि इट इज़ ए आर्थराइटिस, बट ऐसा नहीं है। ये जॉइंट्स के अलावा बाकी अंगों पे भी असर डाल सकता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर लंग्स पे असर डालता है तो लंग्स को, ये फेफड़े को सिकुड़ाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ILD। जब आर्थराइटिस पुराना हो जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो जो आँख में आंसू बनाने वाली ग्रंथियाँ होती है और मुंह से जो लार बनाने वाली ग्रंथियाँ होती है वो सिकुड़ने लगती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी शोग्रेन सिंड्रोम। कई बार जो लंग्स की जो कवरिंग होती है प्लूरा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और कई बार पानी भी उसमें भर जाता है। जो फेफड़ों की झिल्ली होती है इसको हम बोलते हैं प्लूराइटिस, और जो पानी भरता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। कई बार कि जब आर्थराइटिस पुराना हो जाता है तो लॉन्ग ड्यूरेशन होने की वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन का बर्डन काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स हैं वो किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और किडनी पे असर डालते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एमाइलोडोसिस। तो इस तरीके से किडनी पे भी इफेक्ट आ जाता है। बिना ये जो प्रोटीन डिपॉजिट होते हैं इसके बिना भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायरेक्टली भी किडनी पे असर डाल सकता है। तो इस तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। कई बार जो हार्ट है, हार्ट पे भी इफ़ेक्ट आने का रिस्क रहता है, जिससे जो फेफड़े की जो कवरिंग है उसका इन्फ्लामेशन होता है। तो कई बार जो आपके हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डाइटिस होने की भी संभावना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। कई बार आई में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो आँखों की जो बाहर की कवरिंग होती है जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आ सकता है। उसको हम एपिस्क्लेराइटिस, या अगर वो सीवियर फॉर्म में होता है तो उसको हम स्क्लेराइटिस बोलते हैं। और जो आँखों की जो अंदर की जो कवरिंग होती है रेयरली उस पर भी इफेक्ट आ सकता है, बट कॉमनली स्क्लेराइटिस या एपिस्क्लेराइटिस आँखों में होता है। तो सर जैसे मान लीजिए आँखों में दिक्कत आएगी तो पेशेंट पहले आई डॉक्टर के पास जाएंगे, तो क्या उन्हें पता चल सकता है कि पेशेंट में आर्थराइटिस हो सकता है? बिल्कुल, ये तो जो है सस्पिशन आप अगर रखते हैं, जैसे आई डॉक्टर अगर देखता है, ड्राई आइज़ के और भी बहुत सारे कॉमन कॉजेज़ होते हैं। रूमेटॉइड इतना कॉमन नहीं है ड्राई आइज़ का, लेकिन अगर सस्पिशन रखें कि अगर बाकी कोई रीज़न नहीं है और केवल क्यों पेशेंट की बार बार आंखें ड्राई हो रही है, तो वो लोग इस डिज़ीज़ को पकड़ने में हेल्प कर सकते हैं, वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जल्दी रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो नॉर्मली हम यही देखते हैं कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल जैसी हो गई कि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते होगे आप लोग, कंप्यूटर यूज़ करते होगे, तो आपकी आइज़ इसीलिए ड्राई हैं। बिल्कुल, जब तक आप सस्पिशन नहीं रखेंगे तब तक आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी, जो कलीग्स हैं हमारे, वो भी इस बारे में अभी सेंसिटाइज्ड हैं। तो जो पहले बहुत डिले होता था डायग्नोसिस में, अभी उतना डिले नहीं होता है। पेशेंट्स हमारे पास बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाते हैं। लॉन्ग रन में जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत पुराना हो जाता है तब एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड वैस्कुलाइटिस। तो वैस्कुलाइटिस में क्या होता है, बेसिकली जो खून की नलियाँ होती है उसमें सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो रूमेटॉइड वैस्कुलाइटिस की वजह से कई बार नॉन हीलिंग अल्सर्स, बड़े बड़े घाव पेशेंट्स के हो जाते हैं। ओके, और कई बार इसका इफेक्ट वैस्कुलाइटिस, रूमेटॉइड वैस्कुलाइटिस का नर्व्स पे भी आता है, तो नसें सूख जाती है। इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हम लोग बोलते हैं। तो कई बार जैसे पैर लटक जाता है, इसको हम फुट ड्रॉप बोलते हैं, या जो रिस्ट होता है वो लटक जाता है, इसको रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब पुराना रूमेटॉइड आर्थराइटिस पुराना हो जाता है। अब उसमें एक कॉन्ट्राडिक्टिंग ये इफेक्ट ज़्यादातर डॉक्टर्स हम लोग देखते हैं कि उस समय जॉइंट्स की एक्टिविटी इतनी नहीं रहती है। ओके, जॉइंट्स तो क्विसेंट होते हैं, शांत होते हैं, लेकिन वेस्कुलाइटिस बहुत एक्टिव होता है। तो कई बार डायग्नोसिस थोड़ा सा रूमेटॉइड वेस्कुलाइटिस का कई बार इस वजह से डिले हो जाता है कि रूमेटॉइड तो एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर हिस्ट्री अगर पेशेंट देता है कि साहब मुझे पहले गठिया रहा था, जॉइंट्स पेन रहा था, अभी नहीं है, तब उसको ईजीली जो फिजिशियन डॉक्टर्स हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और उसका इलाज टाइम पे चालू हो जाता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये किन कारणों से होता है, और क्या कुछ ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से ये इसके होने की संभावना बढ़ जाती है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे बताया कि ये ऑटो इम्यून बीमारी है। तो जब बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से एक्टिवेट होके जब खुद के ही जॉइंट्स पे अटैक करने लग जाता है तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बनता है। अब ये इम्यून सिस्टम इस तरीके से एक्टिवेट या डिसरेगुलेट क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी तक साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा गया है कि कुछ जेनेटिक कारणस होते हैं, कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस बनने के लिए। तो जब कभी ये जेनेटिक फैक्टर्स बाहरी वातावरण से इंटरेक्ट करते हैं
जो बाहरी वातावरण के जो कुछ कारक होते हैं जो कि एग्जैक्टली अभी हम लोगों को पता नहीं है, उनसे जब इंटरेक्ट करते हैं तब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके वो जो इसका काम बाहरी इन्फेक्शन से बचाना है वो अपने ही जॉइंट्स पे अटैक करने लग जाता है, तब रूमेटॉइड आर्थराइटिस बनता है। अब इसमें और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। कुछ हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है। जब हम पेशेंट हमसे जब पूछते हैं कि आपको क्या छोड़ना चाहिए खान पान में, तो स्मोकिंग सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बोलते हैं कि इससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बनता भी है, उसकी सीवियरिटी भी तेज होती है। ओके। और जिन पेशेंट्स में ऑटोइम्यून बीमारी पहले से ही है, जैसे थायराइड है या डायबिटीज़ है या और कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस बनने की संभावना बाकी लोगों के मुकाबले, जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सर, जैसे कि अभी हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं तो हर बार यही निकल के आ रहा है कि स्मोकिंग की वजह से हर बीमारी हो रही है। बिल्कुल। देखिए, इसमें पैथोफिजियोलॉजी भी है कि स्मोकिंग का धुआं जब लंग्स में जाता है तो वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से उनका सिट्रुलिनेशन बढ़ जाता है, तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं, तो वो फिर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके इन्फ्लामेशन को ट्रिगर कर देते हैं। ओके। आजकल एक थ्योरी ये भी है ये कि जो ओरल म्यूकोसा है या जो गट है, उसकी वजह से उनमें जो माइक्रोबायोम होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो कि हेल्दी कीटाणु जो हेल्पर होते हैं हमारे लिए, उनका जब माइक्रोबायोम जब डिस्टर्ब हो जाता है तब भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस बनने की रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। सर, जब मरीज़ आपके पास आता है तो आप किस तरह से डायग्नोज करते हैं कि उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल है। ओके। टेस्ट जो है केवल हेल्प करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास छोटे जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न लेके आता है और वो अभी कुछ हफ्ते हो गए हैं, जैसे 6 वीक्स हो गए हैं, तो उसे हमें डायग्नोस करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। जब हमें क्लिनिकली सस्पिशन हो जाता है कि छोटे जोड़ों में दिक्कत है, बाकी और कोई लक्षण नहीं है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के कुछ लक्षण हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, तो अगर वो सारे लक्षण नहीं है तो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक प्री क्लिनिकल एक हम लोग डायग्नोसिस प्रिजम्पटिव बना लेते हैं और फिर हम टेस्ट उसके रिकमेंड करते हैं। तो उसमें रूमेटॉइड फैक्टर का एक टेस्ट होता है, वो हम लोग कराते हैं। एक NTCCP नाम का टेस्ट कराते हैं। कुछ इन्फ्लामेशन मेजर करने के लिए ESR, CRP का टेस्ट कराते हैं। चूँकि ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो इन्फ्लामेशन की वजह से हीमोग्लोबिन कई बार डाउन हो जाता है और जो बाकी के ब्लड कंपोनेंट है उसमें भी चेंजेस होने के हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट है या कंप्लीट CBC है वो हम लोग कराते हैं। चूँकि दवाइयाँ शुरू करनी होती है तो हमें एक लीवर किडनी का स्टेटस हम लोग देखते हैं। तो ये बेसिक हम लोग रिपोर्ट्स कराते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डायग्नोसिस है वो केवल RA फैक्टर और NTCCP के बेस पे नहीं होता है, क्योंकि 30% पेशेंट्स में ये टेस्ट नेगेटिव आ सकते हैं। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट के लिए भटकते रहते हैं क्योंकि इनके टेस्ट नेगेटिव आते हैं, जबकि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होता है वो क्लासिकल रूमेटॉइड का होता है। ओके। लेकिन चूंकि कई बार इसकी जागरूकता सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड, हम इसको सीरो नेगेटिव बोलते हैं, सीरो मतलब ब्लड, नेगेटिव मतलब टेस्ट नेगेटिव होना। तो जब सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं तो कई बार पेरिफेरी में या फिजिशियंस कई बार उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं, ये सस्पेक्ट करके कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा, चला जाएगा। ओके। जबकि सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट होना चाहिए जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीट होता है। तो ये अवेयरनेस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये होना चाहिए बाकी लोगों को कि जब भी छोटे जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न आए और वो 6 हफ्ते से अगर ज़्यादा रह रही है तो उसको एक बार एक्सपर्ट से मिलना चाहिए ताकि ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू हो सके। सो डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल है, टेस्ट केवल उसमें हेल्प करते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं। कई बार हमें कुछ जॉइंट्स के एक्सरे भी कराने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि उसमें कोई डैमेज तो नहीं हो गया है। अगर कई बार क्या होता है, अनकॉमन प्रेजेंटेशन होती है रूमेटॉइड की, जैसे कि पॉलीआर्थराइटिस, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन नहीं होके सिंगल जॉइंट्स में पेन हो जाना। हालांकि सिंगल जॉइंट आर्थराइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी उसमें से एक हो सकता है। तो उसका एक्सरे कराने से हमें ये पता चलता है कहीं वो सेप्टिक आर्थराइटिस या इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें इन्फेक्शन वाले चेंजेस तो नहीं है सिंगल जॉइंट आर्थराइटिस में। तो कई बार एक्सरेज भी हमें हेल्प। बीमारी का साइड इफेक्ट ज़्यादा है, दवाइयों का साइड इफेक्ट उसके कंपैरिजन में कम है और उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर जोड़ खराब हो गए या बाकी अंगों पे असर आ गया तो वो फिर इरिवर्सिबल है।
कुछ दवाइयाँ होती है जो कि प्रेगनेंसी में अलाउड होती है, तो हम उसको टाइमली उन दवाइयों को शुरू कर देते हैं, और जिनके दुष्प्रभाव हो सकते हैं उनको हम टाइम पे ही बंद कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचाई जा सके। अगर हेल्थ से जुड़े टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।